Hey everyone, welcome to all on my YouTube channel that is Shakuntala Girl Classes. Hope you all are doing great. So guys, आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के क्लास का हमारा टॉपिक रहने वाला है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो चलिए हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इससे पहले जो है हमने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो हमारे लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। तो देखिए रिक्रूटमेंट, सबसे पहले रिक्रूटमेंट होता क्या है? जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ये पता लगता है कि उन्हें कितने नंबर ऑफ पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने अपने क्या किया, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की, तो उससे उसको क्या पता लगा कि यस हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो है पर्सन्स की एचआर की रिक्वायरमेंट है। तो उसके बाद में वो क्या करना शुरू कर देते हैं, वो रिक्रूटमेंट करना शुरू कर देते हैं। लोगों को क्या करते हैं, बुलाते हैं कि यस आओ आप लोग जो है हमारे यहाँ पर आओ और हमारे यहाँ पर जो है अप्लाई करो जॉब के लिए। देखो रिक्रूटमेंट से पहले जो है क्या आता है, उससे पहले आती है आपकी जॉब एनालिसिस। जब भी रिक्रूटमेंट करना होता है तो रिक्रूटमेंट से पहले क्या की जाती है, जॉब को एनालाइज किया जाता है। जॉब एनालिसिस ये क्या होता है, अब आप पूछोगे तो ये भी मैं आप लोगों को जो है पढ़ाऊंगी। एक बार मैं आपको थोड़ा सा मीनिंग बताती हूँ। जॉब एनालिसिस में आप सबसे पहले आपने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर ली कि यस आपको नंबर ऑफ पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है। फिर आप क्या करते हो, जॉब को एनालाइज करते हो कि किस जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है, क्या स्किल्स आप लोगों को चाहिए, कितने नंबर ऑफ पर्सन्स चाहिए, मतलब पूरे जॉब को एनालाइज करते हो कि ये इस जॉब पर इस पोस्ट पर हमें पर्सन चाहिए, उसके अंदर ये स्किल्स होने चाहिए, ये टैलेंट होना चाहिए। पूरी जॉब को एनालाइज करने के बाद में फिर आप क्या करते हो, रिक्रूटमेंट करते हो। रिक्रूटमेंट में क्या होता है, देखिए रिक्रूटमेंट क्या है, एक पॉजिटिव प्रोसेस है। पॉजिटिव प्रोसेस का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है जितनी भी एप्लीकेशन आती है उन सबको एक्सेप्ट किया जाता है। किसी को भी यहाँ पर सिलेक्शन के बेस पर नहीं रखा जाता या किसी को भी रिजेक्ट नहीं किया जाता। जितने भी पर्सन चाहते हैं वो अपनी एप्लीकेशन यहाँ पर दे सकते हैं, इसीलिए ये क्या है, पॉजिटिव प्रोसेस है। वहीं अगर हम सिलेक्शन की बात करेंगे तो सिलेक्शन आपकी जो है वो क्या हो जाएगी, सिलेक्शन आपकी नेगेटिव प्रोसेस हो जाएगी। वहां पर हम जो है जो सुटेबल होते हैं सिर्फ उनको ही रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पॉजिटिव प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, सर्च करते हो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज के लिए, उन एम्प्लॉइज के लिए जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए आपको, उनके लिए आप उनकी सर्च करने के लिए ये एक प्रोसेस होती है। और आप जो है उनको क्या करते हो, मोटिवेट करते हो कि यस आप लोग आओ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करो। अब आपने देखा होगा गाइस, बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है ना, और वो वैकेंसीज आपको कहीं पर भी मिल सकती है। लाइक आपको जो है कई बार आप जो है सोशल मीडिया पर सर्च कर रहे होते हो, लाइक FB इंस्टा, तो वहां पर आपको बीच बीच में एड्स आती है कि इस जॉब के लिए अप्लाई करें, इस जॉब के लिए अप्लाई करें। न्यूज़पेपर में आपकी एडवर्टाइजमेंट्स आती है कि ये जॉब निकली हुई है। तो वो क्या है, वो कंपनियां क्या कर रही है, रिक्रूटमेंट करने के लिए ही तो क्या है, इंफॉर्मेशन भेज रही है हमारे तक और हमें मोटिवेट करती है कि आप लोग आओ, अगर आप लोगों में ये टैलेंट है तो ये स्किल्स है तो आप लोग आओ और हमारे यहाँ पर क्या करो, अप्लाई करो जॉब के लिए। रिक्रूटमेंट क्या होती है, रिक्रूटमेंट एक लिंकेज एक्टिविटी है। ये क्या करती है, लिंक करती है। लिंक कैसे करती है, आप देखो ऑर्गेनाइजेशन है, उसे क्या चाहिए, उसे एम्प्लॉइज की जरूरत है, ठीक है। और जो एम्प्लॉइज है उसे क्या चाहिए, उसे जॉब की जरूरत है। तो इन दोनों के बीच में लिंक कौन स्टैब्लिश करती है, आपकी रिक्रूटमेंट इन दोनों को जोड़ने का काम करती है, इनको क्लोज लेकर आती है जिनको जॉब्स चाहिए और जो जॉब दे रहा है उन दोनों को। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है, साइंटिफिक रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है, अगर आप एक अच्छे से रिक्रूटमेंट करते हो पर्सन्स की तो उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी हाई होगी, वेजेस बेटर मिलेगी, मोराल उनका हाई होगा, और साथ ही साथ क्या है, लेबर टर्नओवर जो है वो क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। लेबर टर्नओवर मतलब कि लोग छोड़कर नहीं जाएंगे अगर आपने सही पर्सन्स को रखा है और वो सेटिस्फाई है। और ऐसे ही आपकी फिर जो कंपनी की जो रेपुटेशन है वो भी उससे क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये आपकी क्या होती है, ये आपकी फर्स्ट स्टेज होती है आपकी सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर। जब भी हम सिलेक्शन प्रोसेस करते हैं उसमें सबसे पहले रिक्रूटमेंट करेंगे, आफ्टर दैट सिलेक्शन होगा और देन फिर प्लेसमेंट होती है, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका, ये एक ड्यूअल अफेयर्स है। ड्यूअल अफेयर्स कैसे, वही चीज जो मैंने आपको बताई, ये लिंक करता है ना। ये किस किस को पास में लेकर आता है, जॉब कीवर्ड, जो जॉब देने वाला है और जो जॉब को लेने वाला है, जॉब गिवर और जॉब सीकर को वो जो है पास में लेकर आता है। दोनों की नीड्स को पूरा किया जाता है यहाँ पर। तो ये क्या है, ड्यूअल अफेयर है, दोनों को कॉम्बिनेशन में लेकर यहाँ पर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एडविन बी फिलिपो जो है उन्होंने एक डेफिनेशन दी है जिसको हम पढ़ते हैं।
एडविन बी फ्लिपो ने क्या कहा है, इट इज अ प्रोसेस, ये क्या है, एक प्रोसेस है, किस चीज की, सर्च करना प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज की, उनको मतलब आप जो है सर्च करते हो, आपके लिए जो कैपेबल एम्प्लॉयज है उनको आप मोटिवेट करते हो और उनको एनकरेज करते हो कि यस आप जो है जॉब के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आओ और अप्लाई करो, ठीक है। तो अब जो रिक्रूटमेंट होती है वो दो तरह से की जा सकती है, दो सोर्सेज होते हैं रिक्रूटमेंट करने के, कौन कौन से, आपके इंटरनल होते हैं और आपके एक्सटर्नल। तो देखो इंटरनल क्या होते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने इंटरनल सोर्सेज जो है, मतलब जो पहले से जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में पहले से जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वहीं से ही जो है रिक्रूट कर दे पर्सन्स को, अगर कोई भी वैकेंसी आती है तो। और एक्सटर्नल में क्या होता है, बाहर से पर्सन्स को लाया जाता है और फिर जो है वेकेंट जो पोजीशन है उनको फिल किया जाता है, ठीक है। तो ये दो सोर्सेज होते हैं जो अभी हमने पढ़ने हैं। तो वही बात जो हमने बात की, सोर्सेज जो है रिक्रूटमेंट के क्या क्या होते हैं, इंटरनल, इंटरनल मतलब कंपनी के अंदर से ही लोगों को वेकेंट पोजीशन पर रखना, और एक्सटर्नल मतलब बाहर से जो है लोगों को बुलाना कि आओ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और पोजीशन जो है वेकेंट पोजीशन है उसको फिल करना। तो इंटरनल के अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आप जो है ट्रांसफर करके कर सकते हो, प्रमोशन करके प्रेजेंट एम्प्लॉइज से। तो ये सारे मेथड्स हमने पढ़ने हैं और आप लोगों को इनके नेम्स याद करने हैं कि इंटरनल का कौन सा पार्ट होगा और एक्सटर्नल का कौन सा पार्ट होगा। तो देखिए इंटरनल में आपके क्या आते हैं, प्रीवियस एप्लीकेंट्स, ट्रांसफर या प्रमोशन, आपके एक्स एम्प्लॉयज और आपके रेफरल्स। तो ये सारे अभी हम पढ़ेंगे। और एक्सटर्नल में आपके क्या आते हैं, आपके एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, रिकमेंडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, फैक्ट्री गेट, कैजुअल कॉलर, सेंट्रल एप्लीकेशन फाइल्स, लेबर यूनियन, लेबर कॉन्ट्रैक्टर या फॉर्मर एम्प्लॉयज। तो चलिए अब हम इनको 1 to 1 जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम इंटरनल सोर्सेज के मेथड्स को देखते हैं तो वो क्या है, इंटरनल सोर्सेज के मेथड, मैंने आपको बताया इंटरनल मतलब कंपनी अपने पहले वाले एम्प्लॉयज या ऑलरेडी जो वर्क कर रहे हैं उन्हीं से जो है अपनी पोजीशन फिल करती है, वेकेंट पोजीशन। तो इसमें सबसे पहले आता है ट्रांसफर। ट्रांसफर क्या होता है, देखो आप लोगों ने बहुत बार दो वर्ड सुने होंगे, एक होता है ट्रांसफर और एक होता है प्रमोशन। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये क्या है, देखो ट्रांसफर का मतलब तो क्या होता है, जब आप एक पर्सन को शिफ्ट कर देते हो, कहाँ, उसकी प्रेजेंट जॉब से किसी अदर सिमिलर जॉब पर ही। देखो आपने सुना होगा, कहते हैं ना कई बार कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनका बेसिकली जो है ट्रांसफर होता रहता है, कभी एक एरिया में कर दिया, फिर कभी क्या है, मान लो अभी वो काम कर रहे हैं दिल्ली में, ठीक है, थोड़े टाइम बाद में उनका ट्रांसफर करके उनको कहाँ भेज दिया, उनको हरियाणा में शिफ्ट कर दिया। तो ये क्या है, उनकी जॉब चेंज नहीं होती, उनकी जॉब की पोजीशन चेंज नहीं होती, वो जिस पोजीशन पर काम कर रहे हैं वही रहती है, बस उनका क्या है, उनका एरिया चेंज हो जाता है, उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है, उनकी जो है मतलब उनको कहीं जगह उनकी चेंज कर दी जाती है, लेकिन उनका जो अभी भी जो उनकी पोजीशन है, जो उनका रैंक है वो सेम रहता है। ये तो होता है आपके ट्रांसफर में। ट्रांसफर में कोई भी नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ही, जो उनके पहले ही पर्सन जो थे उसी को ही ट्रांसफर करके वहां भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कोई रैंक में चेंज नहीं होता, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज नहीं होती, कोई उनकी प्रेस्टीज चेंज नहीं होती, कोई रेपुटेशन चेंज नहीं होती, सिर्फ उनकी जो है प्लेस चेंज हो गया काम करने का। और फिर आता है प्रमोशन। प्रमोशन में क्या होता है, प्रमोशन में एक हायर रैंक दे देना, मतलब सपोज करो पहले कोई पर्सन जो है वो क्या है, एक जूनियर अकाउंटेंट था, लेकिन बाद में उसको प्रमोट करके जो है वो क्या है, सीनियर अकाउंटेंट बना दिया गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसकी रैंक चेंज हो गई, उसको जो है एक एक्स्ट्रा रैंक दे दी गई, यहाँ पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, उसकी रेपुटेशन भी बढ़ेगी, सैलरी भी बढ़ेगी। तो यहाँ उसका मतलब क्या हुआ, हमने उसको क्या कर दिया, प्रमोट कर दिया। तो यहाँ पर पर्सन को शिफ्ट किया जाता है एक पोजीशन से, कहाँ पर, एक बेटर पोजीशन पर, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और ज्यादा सैलरी के साथ, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रमोशन। मतलब जो अगर मान लो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायर पोजीशन पर कोई भी वैकेंसी आ गई है, तो आप क्या करोगे, एक लोअर लेवल पोजीशन वाले को हायर पर भेज दोगे, अगर उसमें वो स्किल्स है, अगर उसमें वो कैपेबिलिटी है, तो आप उसको वहां पर क्या कर दोगे, प्रमोट कर दोगे। तो प्रमोशन से क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है, आपका एम्प्लॉइज क्या होगा, मोटिवेट होगा और उसकी परफॉर्मेंस और ज्यादा इंप्रूव होगी, और क्योंकि उसको पता है कि वो जितना अच्छा काम करेगा उतना उसको प्रमोशन मिलता रहेगा। तो आपको ट्रांसफर और प्रमोशन में डिफरेंस समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। आप उसके बाद में नेक्स्ट क्या होता है, प्रेजेंट एम्प्लॉइज। प्रेजेंट एम्प्लॉइज का मतलब क्या होता है, आप जो है
प्रेजेंट एम्प्लॉय से भी क्या कर सकते हो, रिक्रूटमेंट कर सकते हो। तो प्रेजेंट एम्प्लॉय का मतलब क्या हुआ, employees recommend their relation or person intimately not to them, the person recommended by the employee may be generally suitable। देखो प्रेजेंट मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सन प्रेजेंटली काम कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो अपनी कोई भी रेफरल देगा, कोई भी रिकमेंडेशन दे देंगे कि हमारे जो है वो किसी पर्सन को जानते हैं, तो वो जो है ऑर्गेनाइजेशन में बता देंगे कि यस ये पर्सन को हम जानते हैं और ये जो है आपकी इस पोस्ट के लिए एक कैपेबल पर्सन होगा, कि उसके कोई फ्रेंड में हो सकता है, उसका कोई रिलेटिव हो सकता है, ठीक है, जिसको भी वो जानते हैं। तो ये होता है प्रेजेंट एम्प्लॉय। मतलब प्रेजेंट एम्प्लॉय ने क्या किया, रेफरल दे दिया कि यस आप जो है इस पोस्ट के लिए मेरे भाई को, मेरे फ्रेंड को, मेरे इस पर्सन को जो है आप यहाँ रख सकते हो। तो जो एम्प्लॉय रिकमेंड करेगा ना, वो क्या है, वो उस जॉब के लिए सुटेबल होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो, अब मान लो मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, ठीक है, और मेरे साथ वाली कोई भी जॉब खाली हो गई है, या मेरे ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी पोस्ट पर किसी पर्सन की रिक्वायरमेंट है, और मेरे ही नॉन में मेरे ब्रदर है, उनको वो जॉब चाहिए और उनके पास वो स्किल्स भी है, वो कैपेबिलिटी भी है, और वो सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं जो कि उस जॉब के लिए चाहिए। अब मुझे ऑलरेडी पता होगा कि ये इस जॉब के लिए ये रिक्वायरमेंट चाहिए और मेरे ब्रदर के पास ये रिक्वायरमेंट है, तो ऑब्वियसली मैं जो रिकमेंड करूंगी वो बेस्ट होगा ना। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने एम्प्लॉयर को बोला कि ये जो है इस जॉब के लिए आप मेरे ब्रदर को रेफर कर सकते हो, उनके पास ये सारी स्किल्स है। तो वो क्या है, ऐसे भी इंटरनल रिक्रूटमेंट किया जाता है। तो जो अब मैंने उसको रेफर किया, तो ऑब्वियसली उसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसकी होगी, वो मेरे ऊपर होगी कि ये पर्सन अच्छे से काम करेगा, अच्छा इसका बिहेवियर है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, ठीक है, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर मेरी हो जाएगी। तो ये है प्रेजेंट एम्प्लॉय। नेक्स्ट आता है आपका जॉब पोस्टिंग से भी आप इंटरनल रिक्रूटमेंट कर सकते हो। जॉब पोस्टिंग क्या होता है, देखो ये थोड़े न्यू टर्म्स है, अच्छे से समझना। जॉब पोस्टिंग का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जॉब ओपनिंग को बुलेटिन बोर्ड्स पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड सिमिलर आउटलेट पर क्या कर देती है, पब्लिसाइज कर देती है। देखो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, जब भी कोई वैकेंसी निकलती है ना, तो उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी क्या है, बुलेटिन बोर्ड्स लगा होता है। बुलेटिन बोर्ड्स आपने देखा होगा, जो नोटिस बोर्ड होता है ना, जिसके ऊपर इंपॉर्टेंट नोटिस, डेली का इंपॉर्टेंट नोटिस जो है वो टांगते हैं। तो वो हो सकता है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो सकता है वो एक नॉर्मल ब्लैक बोर्ड जैसे बुलेटिन बोर्ड्स हो, ठीक है, या कोई भी आउटलेट हो सकता है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जब भी कोई वैकेंसी निकलती है उस बुलेटिन बोर्ड्स पर जो है उसको टांग देती है, मतलब उसके ऊपर जो है मेंशन कर देती है। तो उससे क्या होता है, अब उसने वहां पर उस बुलेटिन बोर्ड पर वैकेंसी कर दी, अब जो भी पहले से पर्सन काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, अगर उनको लगता है कि यस इस वैकेंसी के लिए मैं क्वालिफाइड हूँ, मेरे पास इतनी क्वालिफिकेशन है और मेरे पास ये एबिलिटी है, तो वो खुद अप्लाई कर देता है उसी जॉब के लिए। इवन वो उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है फिर भी वो उसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। ये होता है जॉब पोस्टिंग। मतलब उन्होंने तो क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन ने तो जॉब पोस्टिंग में कि वो सारी की सारी जो भी जॉब ओपनिंग निकली है बुलेटिन बोर्ड्स पर टांग दी। तो इससे क्या होगा, एक चांस मिलेगा, जो भी हाई क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स होगा जो कि उसी ऑर्गेनाइजेशन में उसी कंपनी में काम कर रहा है, तो उसको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखेगी कंपनी में विदाउट लुकिंग फॉर एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी। तो उससे उसको ये फायदा होगा कि देखो हर कोई जो भी पर्सन कहीं पर भी काम कर रहा है वो अपनी ग्रोथ चाहता है, वो ये हमेशा ये चाहता है कोई ना कोई ऐसी नौकरी ढूंढे कि जहां पर क्या है उसका और प्रमोशन हो, मतलब उसको और हायर लेवल की जॉब मिले। तो अगर उसको उसी के ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ऑप्शन मिल रहे हैं कि जब भी वैकेंसी निकल रही है तो उसको चांस मिल रहा है कि आप अप्लाई कर सकते हो, तो वो फिर बाहर क्यों जाएगा। तो उसके लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी उसी के ऑर्गेनाइजेशन में हो गई ना। तो इसको बोलते हैं जॉब पोस्टिंग। क्लियर। उसके बाद में जॉब पोस्टिंग के अंदर ही एक वर्ड आता है आपका जॉब बिडिंग। अब ये क्या है, हमने जॉब पोस्टिंग बताया, अब जॉब बिडिंग क्या है, ये एक प्रोसीजर होता है, मतलब एक स्टेप टू स्टेप जो है पूरा का पूरा प्रोसीजर है जो कि एम्प्लॉइज को अलाउ करता है कि जिनको ये लगता है ना मेरे पास क्वालिफिकेशंस है, मेरे पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने, कंपनी ने बुलेटिन बोर्ड्स पर वैकेंसी तो निकाल दी और उनको उन्होंने देख भी लिया कि यस मैं इसके लिए एप्लीकेबल हूँ, मैं यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकता हूँ। तो उसको पूरा प्रोसीजर भी तो पता होना चाहिए ना कि मुझे कैसे कैसे अप्लाई करना है, ये जो जॉब यहाँ पर पोस्ट की है इसके लिए मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। तो वो जो प्रोसीजर मेंशन होता है उसको बोलते हैं जॉब बिडिंग।
ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, जॉब बिडिंग, जो कि एक प्रोसीजर है और वो पूरा प्रोसीजर पढ़ते हैं और फिर जो है एम्प्लॉय श्योर हो जाते हैं कि यस हमें ऐसे अप्लाई करना है और हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उस प्रोसीजर को कहा जाता है जॉब बिडिंग, और जो जॉब पोस्ट की जाती है बुलेटिन बोर्ड्स पर उसको जॉब पोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, ये आपके मेथड्स है किस चीज के, इंटरनल सोर्सेज के। अब बताओ इंटरनल सोर्सेज की एडवांटेज क्या होगी। ये नॉर्मल एडवांटेज है, मैं आपको जस्ट पॉइंट समझाऊंगी, बाकी आप खुद रीड करेंगे। देखो, अगर आप इंटरनल सोर्सेज से अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से पर्सन्स को रिक्रूट करेंगे, पर्सन्स को जॉब पर रखेंगे, वैकेंसीज फुलफिल करेंगे, तो क्या क्या फायदा होगा। सबसे पहला फायदा क्या होगा, उनका मोराल बढ़ेगा। ऑब्वियसली जो पर्सन काम कर रहे हैं उनको लगेगा कि यस हमारे लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज है, हमारा मोटिवेशन बढ़ रहा है, और वो जो है अच्छे से वर्क करेंगे ताकि उनको प्रमोशन मिल सके। नो एरर इन सिलेक्शन करने में कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर वो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो जो टॉप मैनेजर्स वाले हैं उनको पता है कि ये एम्प्लॉय कैसा वर्क करता है, कैसा काम कर रहा है। ठीक है, प्रमोट लॉयल्टी, ऑब्वियसली एम्प्लॉय जो है वो क्या है, सिक्योर्ड फील करेंगे, और जैसे ही एम्प्लॉय सिक्योर्ड फील करेंगे ना कि यस उनकी इस ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ के चांसेस है, तो वो लॉयल रहेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि इन फ्यूचर जो है वो अच्छे से उसी ऑर्गेनाइजेशन में बने रहे। नो हैस्टी डिसीजन, कोई जल्दबाजी में डिसीजन नहीं करना पड़ता, क्योंकि ना तो उनको कोई ये चेक करना कि एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसा है, एम्प्लॉय का एटीट्यूड कैसा है, क्योंकि वो तो सब कुछ जानते हैं ऑलरेडी, तो उनको कोई जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पूरा का पूरा विश्वास कर सकते हैं। इकोनॉमी इन ट्रेनिंग कॉस्ट, अब यहाँ पर देखो, जो अगर पुराने ही एम्प्लॉयज को रखोगे तो उसको क्या है, सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज के बारे में पता है, सारे प्रोसीजर, सारे रूल्स, सब कुछ उसको पहले से ही पता है, तो ऑब्वियसली उसको ट्रेनिंग जो है वो क्या है, ज्यादा देने की जरूरत नहीं। एक तो आप नया बंदा लेकर आओ, उसको सब कुछ समझाना पड़ेगा कि ये रूल्स है, ये प्रोसीजर है, आपको ये ऐसे करना है, आपको ये वैसे करना है, और अगर कोई पुराने वाला ही बंदा होगा तो उसको क्यों समझाना, उसको तो पहले समझा चुके ना हम, तो वहां पर क्या है, आपकी कॉस्ट भी कम आएगी। नेक्स्ट क्या है, सेल्फ डेवलपमेंट, इससे सेल्फ डेवलपमेंट बढ़ेगा, क्योंकि एम्प्लॉयज के अंदर खुद के अंदर ही मोटिवेशन आएगा, और वो जो है हायर पोस्ट के लिए खुद जो है अपने आप को कैपेबल बनाएंगे कि हम जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में हाई लेवल की पोस्ट को अटेन कर सके। तो ये सारी आपकी क्या है, एडवांटेज होती है इंटरनल सोर्सेज की। अब वहीं जहां पर एडवांटेज होती है, आपको पता है कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी होती है, तो ये डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहला है ये डिस्करेज करेगा कैपेबल पर्सन फ्रॉम आउटसाइड। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही अगर आप रिक्रूटमेंट करोगे, तो बाहर वाला जो बंदा है, जो कि फ्रेशर्स है, जिसके अंदर स्किल्स है, वो क्या है, डिस्करेज होगा या नहीं होगा, डीमोटिवेट हो जाएगा ना, कि यहाँ पर तो जो पुराने पर्सन है उन्हीं को ही मौका मिल रहा है, नए वालों के लिए तो कोई चांस ही नहीं है। इवन अभी भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप अप्लाई करते हो तो वो क्या मांगते हैं, वो मांगते हैं एक्सपीरियंस, और आप क्या सोचते हो, एक्सपीरियंस वाला बंदा ही अगर होगा तो फ्रेशर्स को कौन देगा जॉब, होता है ना मन में एक बार, तो यही क्या है, डिस्करेज हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, ये जो है प्रमोट स्टेल आइडिया एंड नैरो थिंकिंग। देखो, अगर यंग टैलेंट जो है अगर उसको ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लेकर आओगे, तो पुराने वाले जो है, जो क्रिएटिव आइडियाज नहीं आएंगे ना, क्योंकि पुराने वाले अपने ही थिंकिंग को बढ़ाते रहेंगे। अब नई टेक्नोलॉजी अगर लानी है, कुछ क्रिएटिव करना है, तो उसके लिए जो न्यू न्यू माइंड्स, मतलब जो जो यंग एक्सपीरियंस आ रहे हैं ना, वो क्रिएटिव सोचते हैं, वो कुछ अलग सोचते हैं, तो उनको लाना बहुत जरूरी है। अगर आप इंटरनल रिक्रूटमेंट ही करोगे तो उससे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन में जो थिंकिंग रहेगी वो पुरानी ही रहेगी, कोई क्रिएटिविटी कुछ भी नहीं आएगी। ठीक है, it is possible that the requisite number of person possessing qualification for the vacant post may not be available। ये भी हो सकता है कि जो जितने नंबर ऑफ पर्सन आपको चाहिए वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो ही ना, तो आप इंटरनल रिक्रूटमेंट नहीं कर पाओगे। वो पोस्ट जिसके लिए अगर आपको इनोवेटिव एंड क्रिएटिव थिंकिंग चाहिए, यस ये वही बात आ गई ना, अगर आपको इनोवेटिव या क्रिएटिव थिंकिंग चाहिए तो आप जो है इंटरनल रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि जो पुराने वाले पर्सन होंगे तब आप जो है वो क्रिएटिव नहीं सोच पाएंगे जितना कि यंग टैलेंट सोचता है, यंग ब्लड सोचता है। ठीक है, और अगर सीनियरिटी इज क्राइटेरिया फॉर प्रमोशन देन द पर्सन फाइलिंग द वेकेंट पोस्ट मे नॉट बी रियली कैपेबल। और अगर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी थिंकिंग चल रही है कि जो जो सीनियर होगा ना ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन, तो उसी को हम प्रमोट करेंगे, कहते हैं ना, लाइक आपने बहुत सारे एजुकेशन फील्ड में देखा होगा, कहते हैं कि इस ये पर्सन जो है इसको 12 साल का एक्सपीरियंस है तो इसको प्रमोशन मिलेगा, उसी को प्रिंसिपल बना दिया जाता है। एजुकेशन फील्ड में ये चलता है,
क्योंकि वहां पर क्या देखते हैं, एक्सपीरियंस देखते हैं। वहीं अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी में एक्सपीरियंस नहीं देखते। तो इसने यही बोला, अगर सीनियरिटी के बेस पर अगर आप प्रमोशन का क्राइटेरिया रहता है ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो नया पर्सन आएगा ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हो सकता है फिर वो तो कैपेबल होगा ही नहीं, या फिर आप जिस पर्सन को जो है वेकेंट पोस्ट पर लेकर आ रहे हो तो उसके वो तो होगा ही नहीं। वो सीनियर बेशक हो, जरूरी तो नहीं है उसमें वो टैलेंट भी हो। सिर्फ सीनियर देख लिया आपने कि ये पर्सन जो है 60 ईयर्स का है, ये सीनियर है और इसको प्रमोट कर दो, पर क्या उसके पास वो टैलेंट है, क्या वो स्किल्स है? अगर हम एजुकेशन फील्ड से हट के बात करें तो नहीं होगा ना। आपने सीनियर सीनियर देख लिया, बट आप ये भी तो देखो ना, कई बार सीनियर लोग होते हैं लेकिन उनमें इतना टैलेंट नहीं होता। वहीं अगर आप जो यंग पर्सन होते हैं, जो बहुत कम एज में होते हैं लेकिन उनके पास बहुत टैलेंट होता है, बहुत स्किल्स होती है, तो आपको टैलेंट के बेस पर प्रमोशन करना चाहिए, ना कि सीनियरिटी के बेस पर। तो ये क्या है, ये डिसएडवांटेज है। तो इसने यही बोल रखा है कि ये जो है डिसएडवांटेज, इतनी ये सारी आपकी डिसएडवांटेज रहती है, लेकिन इन डिसएडवांटेज के बाद भी जो है आप इस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को यूज कर सकते हो लोअर पोजीशन के लिए। अगर आपने लोअर पोजीशन को फिल करना है तो आप इंटरनल रिक्रूटमेंट कर सकते हो, और इससे जो है नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म भी आ जाता है। अगर आप इंटरनल रिक्रूटमेंट करते हो ना, तो कई बार जो है एम्प्लॉयर जो है वो फेवरेटिज्म करता है, जो पर्सन उसको फेवरेट लगता है उसी को प्रमोट करता जाता है, तो ये चीज भी गलत है। तो इसीलिए जो है एम्प्लॉयज को जो है उनकी टैलेंट के हिसाब से प्रमोट करना चाहिए, ना कि उनके फेवरेटिज्म के हिसाब से। ये कुछ एक डिसएडवांटेज थी आपके इंटरनल सोर्सेज की। अब आपके आते हैं, हमने इंटरनल सोर्सेज पढ़ लिया, अब आते हैं आपके एक्सटर्नल सोर्सेज के क्या क्या मेथड रहते हैं। अगर एक्सटर्नल सोर्सेज करना है तो आप कैसे कैसे कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले आपका क्या होता है आपके पास इंटरनल सोर्सेज में, एडवर्टाइजमेंट। ऑब्वियसली आपको पता है डेली न्यूज़पेपर में कितनी एडवर्टाइजमेंट आती है। इंटरनेट खोलते हो, सोशल मीडिया खोलते हो, हर टाइम एडवर्टाइजमेंट आती है, यहाँ जॉब पाए, वर्क फ्रॉम होम करे, ये करे वो करे। तो एडवर्टाइजमेंट मेन सोर्स होता है आपका रिक्रूटमेंट के लिए इंफॉर्मेशन पहुंचाने का एम्प्लॉयज के पास, मतलब जो पर्सन चाहते हैं जॉब अप्लाई करना। तो सबसे मेन क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि ये क्या है, मास ऑफ पीपल के पास जो है ये कम टाइम में पहुंच जाता है। एक बार अगर इंटरनेट पर एडवर्टाइजमेंट डाली तो सबके पास पहुंच गई, है ना। तो एडवर्टाइजमेंट जो है ये एक मेथड होता है रिक्रूटमेंट का, और ये किसके द्वारा यूज किया जाता है फ्रीक्वेंटली, स्किल्ड वर्कर्स, क्लरिकल और हायर स्टाफ के लिए। क्योंकि ऑब्वियसली जो पर्सन जो है स्किल्ड होगा या फिर जो भी क्लरिकल होगा, जो नेट वगैरह इंटरनेट पर सर्फिंग करता है, तो उसके लिए उनको रिक्रूटमेंट करने के लिए ऐसे एडवर्टाइजमेंट दी जाती है। और ये एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में भी हो सकती है, जर्नल्स के अंदर भी हो सकती है, ताकि बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर एप्लीकेंट्स आए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करे, और जितने ज्यादा एप्लीकेंट्स आएंगे उन्हीं के अंदर से जो बेस्ट वन है फिर वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपके क्या है, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा आप क्या कर सकते हो, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कर सकते हो, बाहर से पर्सन्स को ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने के लिए बुला सकते हो। तो ये तो आपका एडवर्टाइजमेंट मेथड हो गया। इसी के बीच में एक आता है ब्लाइंड एडवर्टाइजमेंट। इसका मतलब क्या है, देखो दो चीजें होती है। एक तो क्या है, मान लो मैं एक कंपनी है मेरी खुद की, ठीक है, मान लो मेरी कंपनी का नेम क्या है, XYZ लिमिटेड, ठीक है। अब अगर मैंने डायरेक्ट ये एडवर्टाइजमेंट करनी है कि यस XYZ लिमिटेड के अंदर वैकेंसी है, इस पोस्ट के लिए जो जो कैंडिडेट चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, वो यहाँ पर अप्लाई कर दो। यहाँ पर क्या हुआ, मेरी कंपनी का नेम आया। वहीं अगर मैं नहीं चाहती कि मेरी कंपनी का नाम आए, तो उसके लिए कौन सी एडवर्टाइजमेंट की जाती है, ब्लाइंड एडवर्टाइजमेंट की जाती है, जिसके अंदर एप्लीकेंट्स को ये कहा जाता है कि आप या तो पोस्ट बैग के अंदर अप्लाई कर दो, या बॉक्स नंबर में, या फिर किसी भी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, मतलब कि मैंने कोई मेरे बिहाफ पर एडवर्टाइजमेंट एजेंसी रख दी, और मैं उनको बोलूंगी कि अगर आपने जो है क्या करनी है, ये वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है, तो आप इस एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के पास अप्लाई कर दो, और उनसे इंफॉर्मेशन मेरे पास पहुंचती रहेगी। मतलब मैंने अपनी कंपनी का नेम क्या कर दिया, छुपा दिया, तो उसको बोलते हैं ब्लाइंड एडवर्टाइजमेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो सकता है सोर्सेज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये तो आप सबको पता होगा। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बेसिकली गवर्नमेंट जो रन करती है। यहाँ पर क्या होता है कि आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है, और जब भी कहीं पर भी कोई भी जॉब होती है, वैकेंसी होती है, तो आप लोगों के पास उसकी नोटिफिकेशन मिल जाती है, मतलब आप लोगों के पास जो है नोटिफिकेशन वहां पर चली जाती है। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है इंडिया के अंदर वो क्या है,
गवर्नमेंट रन कर रही है, लेकिन ये किस किस के लिए होता है? अनस्किल्ड के लिए होता है, जो सेमी स्किल्ड होते हैं, स्किल्ड होते हैं और क्लरिकल पोस्ट एक्सेट्रा, इन सब के लिए जो है ये क्या है, एक रिक्रूटमेंट के सोर्स के रूप में यूज किया जाता है। कुछ केसेस के अंदर ये जो है ऑब्लिगेटरी कर दिया गया बिजनेस कंसर्न के लिए कि वो अपनी वैकेंसीज को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर नोटिफाई करेंगे। जब भी बिजनेस के अंदर कोई वैकेंसी निकलती है तो वो क्या करें, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाकर जो है वो क्या है, बता दो, नोटिफाई कर दो। फिर जो जॉब सीकर्स होंगे, लाइक अब मैं हूँ, मैंने रजिस्टर किया हुआ है वहां पर, ठीक है, और जो जॉब गिवर्स जो है उनको उन दोनों को एक साथ लाया जाता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा। मतलब मैंने जो है वहां पर रजिस्टर कराया हुआ है और मैंने अपनी क्वालिफिकेशंस दी हुई है, उधर से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है क्या किया, वैकेंसी निकली तो उन्होंने डाल दिया कि यस हमें यहाँ पर इस पोस्ट के लिए पर्सन चाहिए और उसमें ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब अगर मेरी क्वालिफिकेशन और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिफिकेशन मैच कर जाती है तो ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज दोनों को कॉन्टेक्ट में ले आते हैं और फिर दोनों जो है आपस में क्या कर लेते हैं, अपनी डील करते हैं। तो ये होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा भी जो है रिक्रूटमेंट की जाती है, ठीक है, उनको पर्सन्स को बुलाया जाता है। फिर आती है कैंपस रिक्रूटमेंट। ये जो है ये बहुत फेमस है हमारे ये बिग सिटीज के अंदर। अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है कि आप लोग जो है बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से जो है अगर मतलब स्टडी करते हैं तो अच्छे अच्छे जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो किससे लिंक होते हैं, बहुत सारी कंपनी से लिंक होते हैं। तो जैसे ही जो कंपनियां जो है वो डायरेक्ट कैंप मतलब उन इंस्टीट्यूट से, उन स्कूल से या कॉलेजेस से क्या करती है, लिंक में रहती है। और जब भी उस कंपनी के अंदर रिक्वायरमेंट होती है फ्रेशर्स की या नंबर ऑफ पर्सन्स की, तो वो जो है डायरेक्ट इंस्टीट्यूट में, डायरेक्ट कॉलेजेस में जाते हैं और वहां से जो है स्टूडेंट्स को अपने पास बुला लेते हैं, वहां पर जॉब के लिए रख लेते हैं। तो इस तरह से कैंपस रिक्रूटमेंट की जाती है। तो कैंपस रिक्रूटमेंट को हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहते हैं फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनसे डायरेक्टली पर्सन्स को जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रख लेना कैंपस रिक्रूटमेंट कहलाता है फॉर सर्टेन जॉब्स which require technical और professional qualification has become a common practice। आज के टाइम में ये बिल्कुल कॉमन हो गया है। अगर टेक्निकल स्किल्स चाहिए या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस चाहिए तो इस तरह से ही रिक्रूटमेंट की जाती है। और मोस्ट ऑफ जो है बाहर से अगर स्टडी करो, अच्छे अच्छे कॉलेजेस से, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से करो, तो वो जो है श्योरिटी लेते हैं कि आपकी कैंपस प्लेसमेंट करवा देंगे। कैंपस रिक्रूटमेंट में मतलब कैंपस प्लेसमेंट करवा देंगे कि आपको जो है एक कंपनी दे देंगे और आपको वहां पर जॉब करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, क्लोज लाइसेंस जो है कंपनी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, वो हेल्प करता है सुटेबल कैंडिडेट्स को गेट करने में। और स्टूडेंट्स आर स्पॉटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर स्टडीज। जूनियर लेवल एग्जीक्यूटिव और मैनेजरियल ट्रेनिंग में बी रिक्रूटेड इन दिस वे। इस तरह से जो है जूनियर लेवल के अगर पर्सन चाहिए, एग्जीक्यूटिव चाहिए या मैनेजर के ट्रेनिंग चाहिए, मैनेजरियल ट्रेनिंग चाहिए, तो उन सबको ऐसे ही रिक्रूटमेंट की जाती है, ठीक है ना। कैंपस रिक्रूटमेंट समझ में आया ना, कि मतलब कंपनियां क्या करती है, इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से लिंक करके रखती है और जैसे ही मान लो उनकी डिग्री पूरी हुई, उसको डिग्री पूरी होते ही उनको डायरेक्ट क्या कर दिया, अपनी कंपनी में अपॉइंट कर लिया एज द एम्प्लॉय, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, रिकमेंडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। वही एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज की रिकमेंडेशन से भी आप कर सकते हो। मतलब जो आपको पता है प्रेजेंट एम्प्लॉय जो है वो क्या कंपनी को भी जानता है और जिस कैंडिडेट को वो रिकमेंड करता है उसको भी जानता है, ठीक है। तो कंपनी जो है उन्हीं को एनकरेज करती है कि वो जो है हेल्प करे एप्लीकेशन लाने के लिए पर्सन जिनको वो जानते हैं। जैसे हमने अभी इंटरनल रिक्रूटमेंट में एम्प्लॉय रेफरल पढ़ा था ना, तो वैसा ही कुछ ये होता है रिकमेंडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, कि मतलब वो क्या करते हैं, सेम ही है दोनों, वो खुद रिकमेंड करते हैं कि ये पर्सन है। बस फर्क क्या है कि जरूरी नहीं है कि वो उनको जानते हो। एम्प्लॉय रेफरल में तो वो क्या है, उनके नॉन में होते हैं, उनको जान रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कोई भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय रिकमेंड करेगा ना, वो जरूरी नहीं है वो उसके जान पहचान का ही कोई हो, वो किसी को भी क्या कर सकता है, रिकमेंड कर सकता है। तो कुछ केस के अंदर जो है रिवॉर्ड्स भी दिए जाते हैं अगर कैंडिडेट जो है वो रिकमेंड किया जाता है और वो एक्चुअल में सिलेक्ट भी हो जाता है कंपनी में, तो उस तरह से जो है उनको फिर अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। तो रिकमेंडेशन समझ में आया कि आपका जो पुराना एम्प्लॉय है वही क्या करेगा, किसी पर्सन को, बाहर वाले पर्सन को जो है बोलेगा, उनको कहेगा कि यस आप आओ कंपनी के अंदर, अपना अप्लाई करो, रिकमेंड करो, ठीक है, रिकमेंड करता है वो। उसके बाद में आता है आपका फैक्ट्री गेट्स। फैक्ट्री गेट्स क्या होता है, देखो फैक्ट्री गेट्स में क्या है कि कुछ एक यहाँ पर क्या है, वर्कर जो है वो अपने आप को जो है क्या करते हैं। वैसे सबसे पहले तो ये किसके लिए होती है, ये देखो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर के लिए ये होती है रिक्रूटमेंट।
जो अनस्किल्ड होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते या थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होते हैं। तो वर्कर्स क्या करते हैं, डेली जॉब लेने के लिए वो क्या है, अपने आप को फैक्ट्री गेट पर ले जाते हैं। मतलब यहाँ पर जो है ना, डेली बेसिस पर उनको सैलरी मिलती है, डेली बेसिस पर वेज मिलती है, डेली बेसिस पर ही वो काम करते हैं। वो क्या करेंगे, मॉर्निंग में जाएंगे, अपना फैक्ट्री के गेट के आगे खड़े हो जाएंगे, ठीक है, अपने जो एम्प्लॉयमेंट के लिए। और जितने भी पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होगी ना उस ऑर्गेनाइजेशन में डेली के लिए, जैसे लेबरर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको जो है उसी टाइम पर फिर रिक्रूट कर लिया जाता है, ठीक है। तो और इसके अंदर जैसे आपने देखा होगा कई बार, डेली वेज का मतलब क्या है, जैसे कट्टे उठवाने होते हैं ना, सुना होगा आपने, लाइक लेबर्स, यहाँ पर बेसिकली लेबर लोग आते हैं। लेबर लोगों को ऐसे अपॉइंट किया जाता है कि अगर कोई भी सामान रखवाना है, कहीं पर भी सामान पहुंचाना है, तब उनको जो है जितने भी मजदूर चाहिए ना, उतने मजदूर ले लेते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं, डेली वेज के हिसाब से उनको उस दिन का पैसा देते हैं, और नेक्स्ट डे फिर वो अपना दोबारा वैसे ही कहीं पर भी जाते हैं, कोई और ऑर्गेनाइजेशन वाला ले लेते हैं, कोई ऐसा फिक्स नहीं रहता उनका एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो है, ये इसकी डिसएडवांटेज क्या है इस सिस्टम की, पर्सन सिलेक्टेड मे नॉट बी सुटेबल फॉर वैकेंसी। जरूरी नहीं होता जो पर्सन सिलेक्ट किया गया वो वैकेंसी के लिए सुटेबल हो, इसीलिए यहाँ ये जो है अनस्किल्ड वालों के लिए होती है, और ये बेसिकली लेबर वर्क के लिए ही सुटेबल रहती है। अदर वर्क के लिए हम इनको नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी क्या मैटर करता है, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ लेबरर के लिए ये यूज होती है। नेक्स्ट आता है आपका कैजुअल कॉलर। कैजुअल कॉलर क्या है, जिसको हम अनसोलिसिटेड अनसोलिकेटेड वॉक इन भी कहते हैं, अनसोलिकेटेड वॉक इन भी कहते हैं। अब ये क्या है, देखो, मान लो अब आपका नेट क्लियर हुआ, ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, कॉलेजेस में अपना इंटरव्यू देना है। आपने कॉलेज में अप्लाई किया, लेकिन सपोज किसी कॉलेज में वैकेंसी नहीं है, अब आप क्या करोगे। अब आप उस टाइम पर क्या करते हो, आप जो है उस कॉलेज में जाते हो और अपना सीवी पकड़ा कर आ जाते हो, अपना रिज्यूमे देकर आ जाते हो। अभी वहां पर वैकेंसी नहीं है, लेकिन आपने क्या किया, अपना रिज्यूमे उन्हें दे दिया और उनको कहा कि जब भी आपके यहाँ पर वैकेंसी हो आप हमें कांटेक्ट कर ले। तो ये क्या है, इसी को बोलते हैं अनसोलिकेटेड वॉक-इन्स या फिर कैजुअल कॉलर्स। कि मतलब आपने वहां पर जाकर, इवन आपने इंटरव्यू भी दे दिया, तो वो खुद बोलेंगे कि हम आपके ये जो सीवी है, आपका जो रिज्यूमे है, उसको अपने पास रखते हैं, और जैसे ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी आएगी हम डायरेक्ट आपको क्या करेंगे, सबसे पहले कांटेक्ट करेंगे। तो ये कहलाता है आपका कैजुअल कॉलर्स, इन्हीं को हम कैजुअल कॉलर्स कहते हैं। तो अब आगे देखो, ये जो है, ये क्या है, ये वो पर्सनल होते हैं हु यूजुअली कम्स टू द कंपनी, जो कि क्या है, कंपनी के अंदर आते हैं, किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। मे ऑल्सो बी कंसिडर्ड फॉर वेकेंट पोस्ट के लिए। और ये सबसे इकोनॉमिकल मेथड होता है, और एडवांस कंट्री में ये मेथड बहुत ज्यादा पॉपुलर है। मतलब बेसिकली यही होता है कि आप अपना जाओ ऑर्गेनाइजेशन में, उस कंपनी में जाओ, अपना इंटरव्यू दो, सीवी दो, जैसे उनको रिक्वायरमेंट होगी वो डायरेक्ट आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेंट्रल एप्लीकेशन फाइल। सेंट्रल एप्लीकेशन फाइल्स में क्या होता है, देखिए, अ फाइल ऑफ पास्ट एप्लीकेंट हु वर नॉट सिलेक्टेड अर्लियर मे बी मेंटेन्ड। अब यहाँ पर जो कंपनियां हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती है, देखो, अब जैसे रिक्रूटमेंट में बहुत सारी एप्लीकेशंस आती है ना, तो एप्लीकेशंस जब आती है वो सारे तो सिलेक्ट नहीं होते, उनमें से जितनी रिक्वायरमेंट होती है, जो बेस्ट वन है, सिर्फ उसको सिलेक्ट करते हैं। लेकिन जो एप्लीकेशंस आई थी ना, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन उन एप्लीकेशंस को संभाल कर रखती है, जो पहले एप्लीकेशंस आई हुई उसको क्या करती है, संभाल कर रखती है उन फाइलों को, और टाइम टू टाइम चेक करती रहती है। अगर जैसे ही कोई वैकेंसी आती है और उनको लगता है कि इनमें से एक ये पर्सन सुटेबल है, तो जैसे जैसे वैकेंसी आती है वैसे वैसे वो टाइम टू टाइम उनको चेक करती रहती है और उनको फिर बुला लेती है उन्हीं एप्लीकेशन में से। ये होता है सेंट्रल एप्लीकेशन फाइल। जितनी भी एप्लीकेशन आई उनको संभाल कर रखना, और इन फ्यूचर अगर कभी नीड हुई तो उनसे कांटेक्ट करके जो भी सुटेबल लगा उसको आपने अपॉइंट कर लिया, ठीक है। ये है आपके सेंट्रल एप्लीकेशन फाइल। फिर आती है आपकी लेबर यूनियन। देखिए, इन सब, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं, जितने भी मेथड्स पढ़ रहे हैं, आपको इन सब का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, बाकी और इसमें कुछ भी नहीं है। लेबर यूनियन क्या है, अब देखिए, बहुत सारे ऑक्यूपेशंस होते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन करना, हॉस्टल्स को
मैरीटाइम इंडस्ट्री एक्सेट्रा, मतलब वे इंडस्ट्रीज होती है जहां पर इनस्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जहां पर आपका एम्प्लॉयमेंट फिक्स नहीं होता, मतलब फिक्स नहीं है कि यहाँ पर आप लग गए तो आपकी जॉब पक्की है, इनस्टेबिलिटी रहती है। तो वहां पर जितनी भी रिक्रूटमेंट होती है वो कहाँ से आती है, यूनियन से आती है। कहाँ से आती है, यूनियन से। और इट इज एडवांटेजियस फ्रॉम द मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज इट सेव एक्सपेंस ऑफ रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पर उसका जो है क्या है, रिक्रूटमेंट का एक्सपेंस भी बच जाता है। तो अब देखो ये होती क्या है, एक सेकेंड, आप लोगों को यहाँ शायद दिख नहीं रहा होगा। हाँ, अब देखिए, तो ये लेबर यूनियन है, इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो क्या करती है, किसी यूनियन के साथ कॉन्टेक्ट बनाकर रखती है। जितनी भी ये ट्रेड यूनियन, लेबर यूनियंस जो होती हैं, इनके साथ कॉन्टेक्ट बनाकर रखती है, उनके लीडर के साथ कॉन्टेक्ट बनाकर रखती है। तो जब भी कोई इंस्टेबिलिटी वाली जॉब होती है ना, लाइक जैसे अभी ये कोई भी कंस्ट्रक्शंस करना है उनको, ठीक है, कोई भी इंडस्ट्रीज में उनको लेबरर के रूप में कहीं पर रखना है, तो वो जब भी उनको वहां पर रिक्वायरमेंट होती है वो डायरेक्ट उस यूनियन से कांटेक्ट करती है और वहां से सारे रिक्वायरमेंट जो है उनकी उसको फुलफिल किया जाता है। तो उससे क्या है, उसको उससे उनका क्या होता है, रिक्रूटमेंट का एक्सपेंस बच जाता है। मतलब उनको कोई उनका सिलेक्शन नहीं करना पड़ता, कोई इंटरव्यू नहीं लेना पड़ता, डायरेक्ट उनको लेबर चाहिए तो वो क्या करती है, उनसे कांटेक्ट करती है और वहां से डायरेक्ट पर्सन आ जाते हैं, तो उससे उनका एक्सपेंस बच जाता है। तो ये कहलाता है आपका लेबर यूनियन। ठीक है, इतना समझ में आया, मतलब पूरे यूनियन से ही आपके क्या आ जाते हैं, मेंबर्स आ जाते हैं। फिर आपका आता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। देखो लेबर यूनियन एंड लेबर कॉन्ट्रैक्टर आप सोचोगे सेम सेम है, बट इसमें अभी हम डिफरेंस भी देखेंगे कि ये क्या है, क्या डिफरेंस होगा। तो ये जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ये जो मेथड होता है, ये आपका इंडिया के अंदर प्रिवलेंट होता है, किसके लिए, अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स जो है इन ब्रिक क्लीन इंडस्ट्री में, कॉन्ट्रैक्टर कीप themselves touch with the labor and bring the workers at the place where they are required। देखो लेबर यूनियन में तो क्या है, पूरी यूनियन के साथ आपने कांटेक्ट किया और यूनियन, पूरी की पूरी यूनियन आपकी एक साथ आ गई जैसे ही आपको रिक्वायरमेंट हुआ। ठीक है, और लेबर कॉन्ट्रैक्टर में क्या होता है, एक अलग से पर्सन होता है जो कि आपकी इस फील्ड में हेल्प करता है, जिसका काम क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना ब्रोकर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जब भी आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेनी होती है तो उनमें बायर और सेलर को साथ में लेकर आता है। इसी तरह से यहाँ पर एक पर्सन होता है जो कि लेबर्स, जितनी भी अलग अलग लेबर्स होती है उनके कांटेक्ट में रहता है, बहुत सारी लेबर्स के कांटेक्ट में रहता है। और जैसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत हुई वो ऑर्गेनाइजेशन के भी कांटेक्ट में रहता है। तो जैसे भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जरूरत हुई तो वो उन वर्कर्स को जहां पर रिक्वायरमेंट है वहां पर ले आता है और उसके बदले में कमीशन चार्ज करता है। अब समझ में आया आपको यूनियन और कॉन्ट्रैक्टर में क्या डिफरेंस है। यूनियन में कोई कमीशन चार्ज नहीं किया जाता, वो तो डायरेक्ट उससे ही उन्होंने कांटेक्ट किया, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के अंदर जो पर्सन उनको साथ में लेकर आएगा ना वो क्या करेगा, कमीशन चार्ज करेगा। दोनों साइड से भी कर सकता है वो, मतलब वो उधर लेबर से भी कमीशन ले सकता है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन से भी ले सकता है, और या फिर वो किसी एक पार्टी से भी ले सकता है। तो ये फर्क है आपका लेबर कॉन्ट्रैक्टर और लेबर यूनियन में। उसके बाद में आता है आपका फॉर्मर एम्प्लॉयज। फॉर्मर एम्प्लॉयज क्या होते हैं, देखो फॉर्मर एम्प्लॉयज का मतलब क्या होता है, वो एम्प्लॉय जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पहले काम कर रहे थे बट किसी भी रीजन की वजह से वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले गए थे। ठीक है, अब अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट है और वो चाहते भी आपके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना, तो आप उनको क्या करोगे, उनको सबसे पहले अपॉइंट कर लोगे, उनको बुला लोगे। लेकिन आप तभी करोगे अगर उनका क्या है, रिकॉर्ड, अच्छा रिकॉर्ड रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर गया और वो अच्छा ही नहीं था, उसका नेचर अच्छा नहीं था या कुछ भी अच्छा नहीं था, तो फिर आप उसको थोड़ी अपॉइंट करोगे। आप तो सिर्फ उसी पर्सन को अपॉइंट करोगे जो कि जिसने अच्छे से जो है ऑर्गेनाइजेशन में वर्क किया, और वो जो है किसी भी रीजन की वजह से, हो सकता है उसने कहीं और जॉब करनी थी, हो सकता है कोई फैमिली प्रॉब्लम्स आ गई तब वो छोड़कर चला गया था, तो अब आप उसको जो है दोबारा अगर वो चाहे आना तो आप उसको सबसे पहले बुलाओगे। ठीक है, फिर आता है ई रिक्रूटमेंट, जो कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है। वो क्या है, आपकी ई रिक्रूटमेंट। इसमें क्या करते हो आप, वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर, आप वेबसाइट्स का यूज करते हो, इसको हम इंटरनेट रिक्रूटमेंट भी कहते हैं। ऑब्वियस है ना, ई रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है,
जहाँ पर इंटरनेट का यूज हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट रिक्रूटमेंट भी बोलते हैं। जहाँ पर वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट्स का यूज करते हो आप रिक्रूटमेंट के लिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीनिंग करना कैंडिडेट की, ऑनलाइन स्किल टेस्ट, मतलब जो सारा काम फिजिकली होता था ना, लाइक आपको वहां जाकर इंटरव्यू देना, आपको वहां पर जाकर टेस्ट जो है वो देना, वहां पर आपको जो है ऑन द साइट जाकर आपको इंटरव्यू देना, सब कुछ आप ऑन द साइट जाकर करते थे, वही सब कुछ आज के टाइम में क्या हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। आपको जो है क्या है, कैंडिडेट की स्क्रीनिंग भी ऑनलाइन की जाती है, उनका टेस्ट भी ऑनलाइन लिया जाता है, उनकी प्रोफाइल चेक करनी है तो ऑनलाइन होगी, और इवन इंटरव्यू भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लिया जाता है आज के टाइम में। तो ई रिक्रूटमेंट में क्या है, जब सब कुछ जो है इंटरनेट के थ्रू हो रहा है उसको हम बोलते हैं ई रिक्रूटमेंट। और एज यू नो कोविड की वजह से अब जो चल रहा है, अब सब कुछ ई रिक्रूटमेंट ही चल रहा है। बहुत रेयर है कि आपको वहां जाकर इंटरव्यू देना हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पोचिंग एंड रेडिंग। ये क्या है गाइस, न्यू टर्म है आप लोगों के लिए, तो प्लीज अच्छे से समझ लेना। यहाँ पर सीरियसली बोल रही हूँ, मैंने इस पूरी पीडीएफ जो है बिल्कुल न्यू बनाई है, और मतलब आपको नहीं पता कहाँ कहाँ किन किन सोर्सेज से सारा कलेक्शन यहाँ पर किया है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसलिए ध्यान से समझना हर एक चीजों को। सब चीजें यहाँ पर मैंने ऐड की है, न्यू टर्म्स जो जो भी आई मेरे सामने। तो पोचिंग एंड रीडिंग क्या होता है, देखो पोचिंग का मतलब होता है एम्प्लॉइंग अ कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस पर्सन ऑलरेडी वर्किंग विद अनदर रेप्यूटेड कंपनी। इसका मतलब क्या है, देखो दो कॉम्पिटिटर कंपनी है, ठीक है, सपोज करो मैं कौन कौन सी लूं, एक मैंने ली जियो, एक मैंने जियो ली, और एक मैंने क्या ली, वोडाफोन ली। दोनों क्या है आपस में, कॉम्पिटिटर है ना, ऑब्वियस है दोनों ही आपस में एक कॉम्पिटिटर है। अब अगर कोई एक ऐसा पर्सन जो कि जियो के अंदर वर्क कर रहा है, अच्छी खासी उसमें क्या है स्किल्स है, उसकी एबिलिटी, उसमें बेटर क्वालिफिकेशन है, मतलब एक पूरा एक्सपीरियंस बंदा है, पूरा कॉम्पिटेंट पर्सन है, जो जियो में जॉब कर रहा है। अब वोडाफोन वाले पता क्या करेंगे, वो इस जियो के अंदर जो ये पर्सन काम कर रहा है ना, उसको अट्रैक्ट करेंगे। कैसे भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, सैलरी ज्यादा देकर, कोई भी लालच देकर उसको अट्रैक्ट करेंगे कि तुम आओ और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आके काम करो। तो ये क्या कहलाती है, इसी प्रैक्टिस को कहा जाता है पोचिंग या फिर रेडिंग। मतलब जो कॉम्पिटिटर्स के अंदर जो पर्सन काम कर रहा है ना, एक अलग कॉम्पिटिटर कंपनी में जो काम कर रहा है, उसको अट्रैक्ट करना हमारी साइड, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आए और हम कॉम्पिटिटर से आगे निकल सके। तो ये इसी प्रैक्टिस को जो है पोचिंग और रेडिंग कहते हैं। और कई बार ये प्रैक्टिस जो है अनएथिकल भी हो जाती है, जैसे कि अब अगर आप वहां वाला बंदा अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ला रहे हो लालच देकर, तो अनएथिकल ही हुआ ना। आप कई बार बहुत कोई भी लालच दे देते हो जो कि एथिकल नहीं होता, तो ये कहलाता है आपका पोचिंग या रेडिंग, ठीक है। तो ये थी आपके एक्सटर्नल सोर्सेज जो है, जिसमें मेथड आप किस किस तरह से एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कर सकते हो। अब बताओ फायदा क्या है, मेरिट्स क्या है, आप एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कर रहे हो तो सबसे पहली एबिलिटी ऑफ सुटेबल पर्सन। आप एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करते हो तो आप सारी चीजों को चेक करोगे जो जो आपको रिक्वायरमेंट है, और आपको फिर जो है बेस्ट पर्सन आपका मिल जाता है। आप उसकी बेस्ट सारी क्वालिफिकेशंस चेक करके, प्रॉपर सब कुछ चेक करके ही आप उसको जो है लेकर आते हो। तो आपको एक सुटेबल पर्सन जो चाहिए वो आपको एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करने से मिल जाता है। ब्रिंग न्यू आइडिया, ऑब्वियस है अगर नए नए पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे तो क्या होंगे, सबका माइंड अलग होता है, सबकी क्रिएटिव थिंकिंग होती है, तो सब नए नए आइडियाज लेकर आते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल क्यों होता है, क्योंकि एम्प्लॉइज जो है, जो नए नए एम्प्लॉयज होते हैं ना, आजकल जो नए एम्प्लॉयज आते हैं वो ऑलरेडी ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड होते हैं, क्योंकि आज के टाइम में कितना कंपटीशन हो गया है, तो आज के टाइम में हर एक को कहीं ना कहीं से वो नॉलेज आ ही जाती है, जो भाई कैसे काम करना है कैसे नहीं करना। तो वो ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो कोई ज्यादा ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, ठीक है, अब क्या टेक्नोलॉजी क्या मांगती है कि आपको ऑनलाइन आना चाहिए सब कुछ करना। तो आज के टाइम में बताओ, जो पर्सन जॉब करेगा ऑब्वियस है वो ऑनलाइन उसको सारी चीजें आती होगी। कौन मतलब रेयर ही होता है जिसको ना आती हो, बट ऑनलाइन इतना तो सबको हैंडल करना आता है, लाइक लैपटॉप कैसे चलाना है, कैसे ओपन करना है, कैसे कुछ बनाना है। तो
वो ऑलरेडी इतना ट्रेंड होते हैं कि उनको ज़्यादा ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन वही इसकी डीमेरिट क्या होती है, सबसे पहले आता है डीमोरलाइजेशन। डीमोरलाइजेशन किसके लिए? एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के लिए, क्योंकि जैसे ही कोई नया पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में आएगा तो जो पुराने पर्सन होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, डीमोरलाइज हो जाते हैं, कि उनको ये लगता है उनकी पोजीशन तो अब जा सकती है, नया पर्सन आ गया ऑर्गेनाइजेशन में तो उससे क्या है, वो अच्छे से काम नहीं कर पाते और उनको ये भी नहीं रहता कि हमारी प्रमोशन होगी। उनको पता है जब इसकी जगह पर नया पर्सन आ गया, उनको कभी भी निकाल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन से अगर वो मैच नहीं करेंगे रिक्वायरमेंट तो, है ना। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ कोऑपरेशन। जब भी कोई नया पर्सन आता है तो पुराने पर्सन क्या है, बहुत जल्दी से कोऑपरेट करने लग जाते हैं? नहीं करते। बहुत रेयर होता है कि जब पुराने एम्प्लॉयज नए के साथ कोऑपरेट करें, तो यहाँ पर कोऑपरेशन की कमी भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखो ओल्ड स्टाफ जो है वो कोऑपरेट नहीं करता न्यू के साथ, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि जो राइट हैज बीन स्नैच्ड अवे बाय देम, कि अगर उन्होंने उसके साथ कोऑपरेट किया तो उनका राइट, उनका अधिकार चला जाएगा। तो ये उनकी गलत सोच होती है। नेक्स्ट क्या, एक्सपेंसिव होता है। ऑब्वियसली अगर आप एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करोगे तो एक्सपेंसिव होगा, आपको एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी, आपको खर्चा करना पड़ेगा, सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी मीडिया के थ्रू, फिर आपको टेस्ट भी लेने पड़ेंगे, तो बहुत खर्चा हो जाता है। प्रॉब्लम ऑफ माल एडजस्टमेंट। माल एडजस्टमेंट क्या है, नया पर्सन जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में आएगा तो क्या इजिली एडजस्ट हो जाएगा? टाइम लगता है ना सबको एडजस्ट होने में। तो माल एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल सकती है अगर आप किसी बाहर के पर्सन को लेकर आओगे तो ये क्या थी, ये कुछ एक डीमेरिट्स थी आपकी किस चीज की, एक्सटर्नल सोर्सेज की। तो हमने सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट कर लिए, जिसमें हमने इंटरनल सोर्सेज भी पढ़ लिया, एक्सटर्नल सोर्सेज भी पढ़ लिया, उसकी मेरिट्स डीमेरिट्स ये सब जो है हमने कवर कर ली है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे और फिर नेक्स्ट जो है हम क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट की क्लास में हम करेंगे प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। तो आई होप गाइज आपको इतना समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। तो बाकी का हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।